सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं को, अभिभावकगण को, इस विद्यालय परिवार के मार्गदर्शक और इस संस्था परिवार के इस प्रगति पथ पर अपना संपूर्ण योगदान देने वाले सभी विद्वान और प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग का मैं सम्मान करता हूँ। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपका परिवार स्वस्थ रहे, कुशल रहे और आपके परिवार की स्वस्थता की मैं कामना करता हूँ। एक बार फिर मैं अनिल कुमार खेदड़ बाल साधना की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत एक नए टॉपिक के सामने लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरे सभी छात्र छात्राएं कक्षा 10 के स्टूडेंट इसे पढ़कर अपने इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम में एक नया मुकाम हासिल करेंगे। तो पहला टॉपिक जो कल मैंने आपको पढ़ाया था खिलजी वंश, इसके 2 शासकों के बारे में अभी बताना बाकी था, तो वो आपको मैं भी बताता हूँ। तो पहले शासक के रूप में मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी बने महमूद खिलजी नाम के जो व्यक्ति थे, वो महमूद खिलजी इसके क्या बने, उत्तराधिकारी बने। महमूद खिलजी जो उत्तराधिकारी थे, उस महमूद खिलजी नाम के उत्तराधिकारी पहला शासक बना जिसने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खलीफा की पदवी धारण की थी। किसकी पदवी धारण की थी? खलीफा की पदवी धारण करने वाले पहले शासक कौन थे? महमूद खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी। आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि सर खलीफा क्या है? देखो, खलीफा है कि जब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे मोहम्मद साहब पैगंबर, उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में इस धर्म को आगे बढ़ाया और ये श्रृंखला चलती गई, उसे इस्लाम धर्म के अंतर्गत खलीफा नाम से संबोधित किया। तो राजा भारतवर्ष का पहला राजा था जिसने अपने आप को खलीफा की पदवी से सम्मानित किया। दूसरी बात यह आती है कि ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा सम्राट था जो कई बार दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहन के आ जाता था, स्त्री वस्त्र धारण कर लेता था और कई बार तो नग्न भी आ जाता था। आज लोकतांत्रिक पद्धति में ये नहीं चल सकता, आज कानून का राज है, लेकिन उस समय तो कानून राजा था, तो ये स्त्रियों के वेश में भी आ जाता था, नग्न में भी आ जाता था। तो ये एक पहला शासक हुआ होगा, दरबार में ऐसे उपस्थित हुआ हो। दूसरी बात यह है कि महमूद खिलजी के उत्तराधिकारी जो बने थे, इसके उत्तराधिकारी कौन बने? खुसरू शाह बने थे। और ये खुसरू शाह नाम के व्यक्ति हैं। इन्होंने भी एक उपाधि धारण की, अपने आप को पैगंबर कहा। पैगंबर को हिंदी में कहते हैं अवतार। ये पैगंबर जो है, ये तो इस्लामिक शब्दावली में पैगंबर और हिंदी शब्दावली में हम अवतार कहते हैं, उसकी उपाधि इसने धारण की थी। और खुसरू शाह जो थे, उसने निजामुद्दीन औलिया यानी एक सूफी संत थे, और उस सूफी संत का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया जो हैं, वो निजामुद्दीन औलिया जी हैं, उनको 5 लाख टका दी थी। क्या थी? 5 लाख टका। ये टका वर्तमान समय में बांग्लादेश में मुद्रा को कहा जाता है, और उस समय भी मुद्रा को टका कहा जाता था। तो निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टका दी। ये निजामुद्दीन औलिया जी जो हैं, ये प्राणायाम जो अभी करते हैं ना बाबा रामदेव वाला योग गुरु, या इस प्राणायाम का ज्ञाता भी था भाई ये। और निजामुद्दीन औलिया 7 दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, उनका समकालीन था। 7 दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो थे, उनका समकालीन भी ये था। कहा जाता है कि खुसरू शाह पहला ऐसा शासक था जो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना था। पहले इनका परिवार और समाज वो हिंदू थे, फिर बलबन के काल में जब ये मुस्लिम बन गए, और ये पहला शासक था जो हिंदू से मुस्लिम बना था, इसलिए इसको पहला भारतीय मुस्लिम शासक भी कहते हैं। या पहला शासक था जो भारत का था, जिसको भारतीय मुस्लिम शासक के नाम से भी संबोधित किया जाता है, या पहला भारतीय मुस्लिम शासक था। इसके सेनापति हुआ करते थे जो खुसरू शाह के, और वो कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। इस गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी से 25 तक शासन किया, और ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। कौन से वंश के संस्थापक थे? तुगलक वंश के क्या थे? संस्थापक थे। ये तुगलक थे, वो कौन सी जाति की थी? करोना जाति थी। कौन सी जाति थी? ये कोराना नहीं है भाई, करोना जाति है। और करोना जाति का दूसरा नाम आप ले सकते हो मिश्रित जाति है, क्योंकि ऐसी जाति जिसमें 2 धर्मों का मिश्रण हो, उसको करोना जाति कहते हैं। क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक की माता थी, वो तो हिंदू थी,
माता क्या थी? हिंदू थी। और पिता क्या थे? तुर्क थे। तो इस प्रकार दो जाति दो धर्मों का संबंध हो गया, हिंदू और मुस्लिम हो गया, या आप कह सकते हो हिंदू में भी जाट थी तो जाट प्लस तुर्क हो गया। तो इस प्रकार वो क्या था? मिश्रित जाति का था, इसलिए इसको करोना जाति के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? गाजी। गाजी कौन होते थे? जो काफिरों का वध करने वाला। किसका वध करने वाला? काफिरों का वध करने वाला। काफिरों का वध करने वाला किसे कहा गया है कि काफिर किसे कहा जाता है? यानी इस्लामिक परंपरा में जो गैर मुस्लिम है उनको क्या कहा जाता है? काफिर कहा जाता है। इस्लामिक परंपरा में जो गैर मुस्लिम होते हैं उसको काफिर कहा जाता है, और जो काफिरों का वध करता है उसको इस्लामिक परंपरा में क्या कहा जाता है? गाजी। और हिंदुस्तान के पहले दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हैं जिन्होंने अपने आप को गाजी की उपाधि से विभूषित किया है, सम्मानित किया है। इनके काल में 29 बार मंगोलों के आक्रमण हुए थे। किसके आक्रमण हुए थे? मंगोलों के। कितनी बार? 29 बार। और 29 बार जब मंगोलों के आक्रमण हुए उनको इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया या उनको भारत में क्षति नहीं पहुंचाने दी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कमी की थी, और कमी क्या की थी? ये जो मैंने ऊपर लिखा है निजामुद्दीन औलिया जी जो लिखा है, निजामुद्दीन औलिया को जो खुसरू शाह ने 5 लाख टका दी थी, इसने कहा मेरी वापस लौटाओ। आपका क्या? आपको किस लिए चाहिए? आपको लौटाओ। तो इन्होंने लौटाओ, तो ये आदेश किसको दिया? ये आदेश निजामुद्दीन औलिया को दिया। किसने दिया? गयासुद्दीन तुगलक ने। और मैं भी दिल्ली आ रहा हूँ और आपसे वो सारा धन जो दिया था खुसरू शाह ने वो आपसे वापस देना आपको। तो इसने कहा दिल्ली अस्त हुजूर, दिल्ली तो दूर है। कहते हैं कि उनकी ऐसी दुआ लगी कि गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली लौट रहे थे उससे पहले तुगलकाबाद में, कौन से शहर में? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद जो नगर बसाया था उस तुगलकाबाद में एक लकड़ी का मंडप बनाया था। लकड़ी का मंडप बनाया था। ये लकड़ी का मंडप किसने बनाया भाई? जुन्ना खां ने। जुन्ना खां ने बनाया। ये जुन्ना खां कौन था? ये जुन्ना खां था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक। ये जुन्ना खां जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक ही था, वो जो जुन्ना खां था। तो इस जुन्ना खां ने गयासुद्दीन जी का सम्मान करने के लिए एक समारोह में उसको शामिल होकर सम्मानित करने के लिए लकड़ी का मंडप बनाया था। और कहते हैं कि ये मंडप ढह गया या ये मंडप गिर गया था। ये गिर गया तब उसकी क्या हो गई थी? यानी पराजय हो गई, वो मृत्यु हो गई थी। किसकी? यानी गयासुद्दीन तुगलक की। अब लोग ये लगाते हैं कि अगर ये 5 लाख टका जो इसने मांगी थी ना इससे निजामुद्दीन औलिया से, और उसने कहा दिल्ली अस्त हुजूर, दिल्ली तो अभी दूर है, कहते हैं वही बददुआ लगी थी जिससे लकड़ी का भवन गिर गया था। लेकिन उसमें कोई जुन्ना खां की कोई गलत मानसिकता नहीं थी। ये जुन्ना खां जो है इसका एक अभिलेख मिला है, और वो अभिलेख है राजमंद्री अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? राजमंद्री अभिलेख। ये राजमंद्री अभिलेख कहाँ मिला है भाई? आंध्र प्रदेश में। और ये राजमंद्री है, वहाँ पर एक शोध संस्थान है। उसमें कौन सा शोध संस्थान है? तंबाकू शोध संस्थान है। और तंबाकू जो शोध संस्थान है वो कहाँ? राजमंद्री में। राजमंद्री में एक अभिलेख मिला है, उसमें जुन्ना खां को विश्व का राजकुमार कहा है। यानी राजमंद्री में एक अभिलेख मिला है, उस अभिलेख के अंतर्गत इस जुन्ना खां को विश्व का क्या कहा है? विश्व का खान भी कह सकते हो, विश्व का राजकुमार कहा है। तो विश्व का राजकुमार ओब्लिक विश्व का खान कहा है राजमंद्री अभिलेख में। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी के अंतर्गत सम्राट बने थे, और 1351 तक शासन किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कितने वर्ष तक? तो आपके सामने जो राजा होगा वो कौन होगा? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक MBT कब तक कब करेगा? 1325 टू 1351 तक शासन होगा। इस मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में क्या कहा जाता? पागल। इतिहास में दूसरा नाम सनकी। इतिहास में तीसरा नाम रक्त पिपासु। एक नाम और इसके साथ है दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित और विद्वान शासक। शिक्षित व विद्वान शासक ये था। लेकिन यहाँ 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण जुड़ गए भाई। एक तो जुड़ गया शिक्षित और एक जुड़ गया पागल। ये अपनी अच्छी योजनाओं के कारण, अच्छे निर्णयों के कारण
और अच्छे समय पर अच्छे विभागों के गठन के कारण इसे इतिहास का सबसे शिक्षित विद्वान शासक कहते हैं। लेकिन उन योजनाओं को लागू करने का तरीका, उनका क्रियान्वयन करने का तौर, उनको क्रियान्वित करने की प्रक्रिया और उस प्रक्रिया के दौरान जो निर्णय शक्ति सही समय पर सटीक नहीं हो पाने के कारण इसे पागल कहा जाता है। योजनाएं अच्छी शिक्षित है लेकिन सही तरीके से क्रियान्वयन न होने के कारण इसे इतिहास का पागल सुल्तान कहा जाता है। इनकी योजनाओं में सबसे पहली योजना थी दोआब करवर्दी थी, 1325 की योजना थी। दोआब क्षेत्र में दो इलाके शामिल थे, एक तो गंगा और दूसरा था यमुना। कौन सी जगह थी? गंगा और यमुना। ये उपजाऊ भूमि थी और मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि अगर हम ऐसी जगह पर कर बढ़ा देते हैं जहाँ उपजाऊ ज़्यादा है तो वहाँ के किसान प्रभावित नहीं होंगे, और ऐसी जगहों पर हम रियायत दे दे कर में जहाँ पर पैदावार कम होती है तो वहाँ के किसानों पर भार नहीं होगा। योजना बड़ी विद्वत्ता की थी, शिक्षित व्यवस्था में थी और इसने यमुना और दोआब भूमि जो है उस पर 1/2 कर दिया, पहले जो 1/10 था। अब इसका निर्णय देखिए। पहली बात तो इसको शुरू में 1/10 से 1/2 नहीं करना चाहिए था, 1/6 कर देता, 1/5 कर देता, 1/4 कर देता। तो एक तो गलती ये कर बैठा है। दूसरी गलती इसने क्या की, उसी साल भयंकर अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया तो मोहम्मद बिन तुगलक साहब को ये सोचना चाहिए था कि अकाल पड़ गया तो कर तो इतना होगा नहीं, तो उसमें कुछ रियायत दे देता या पैदावार के हिसाब से उसमें कुछ छूट दे देता और कुछ और सुविधाएं दे देता, तो ये योजना थी वो उसकी असफल नहीं होती। लेकिन उसने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने क्या किया कि इस योजना के ऊपर एक ही निर्णय अपनाया, कर वसूल करते रहे, जिसके कारण उसकी बहुत सारी क्या हुई थी, आलोचनाएं हुई थी। दूसरी चीज यहाँ पर एक बात आती है कि जब ये भयंकर रूप से उसकी आलोचनाएं होने लग गई तो उसने 2-3 प्रयास तो किए, लेकिन जब समय गुजर गया, बुजुर्ग कहते हैं कि अब होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। काम किए बाद में अच्छे, बाद में करने का क्या फायदा। जैसे उसने बाद में ये 4 काम तो बहुत अच्छे किए। पहले तो एक तो अकाल के दौरान सहायता देने के लिए दीवाने कोई विभाग बनाया, दीवाने को ही विभाग। जैसे अभी नरेंद्र जी मोदी ने जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना चलाई है उसके विभाग है कृषि विभाग, तो दीवाने कोई विभाग बनाया कि देखो किस किस किसान के जो अभी नुकसान हुआ है या देने में सक्षम नहीं है। लेकिन पहले तो उसने अपमानजनक व्यवहार कर दिया किसानों के साथ। दूसरे नंबर पर एक केंद्रीय कृषि विभाग बनाया सर्वे के लिए। क्या बनाया? केंद्रीय कृषि विभाग। लेकिन बाद में बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ, नीति बढ़िया थी इसकी। फिर किसानों को कुछ ऋण दिए, ऋण का नाम तकावी रखा गया, तकावी के नाम से कुछ किसानों को ऋण उपलब्ध करवाए, लेकिन ऋण का तो पहले देते तो फायदा होता। तीसरी चीज़ है कि किसानों के लिए जानकारी दी गई कि आप फसलों को बदल बदल के बो, जिसको आप ये कह सकते हो चक्रावर्तन पद्धति के बारे में बताया। लेकिन बात तो ये नीतियाँ तो अच्छी हैं, लेकिन यहाँ तो सहायता की ज़रूरत है। ये योजनाएं ये बनाना, ये अब बनाएं तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए विद्वान भी था और पागल भी बन गया। दूसरा, इस आदमी ने क्या किया कि दूसरी योजना जब इसने बनाई थी और वो दूसरी योजना के रूप में राजधानी परिवर्तन किया। देखो, इस आदमी का एक लक्ष्य था और इस आदमी का लक्ष्य ये था कि मैं राजधानी परिवर्तन करूं। और राजधानी, उस समय भारत की राजधानी हुआ करती थी दिल्ली, तो दिल्ली से ये राजधानी कहाँ ले जाना चाहता था? दौलताबाद। और दौलताबाद का दूसरा नाम क्या था? देवगिरी। और देवगिरी कहाँ था? दक्षिणी भारत में था। तो राजधानी वहाँ ले जाना एक अच्छा निर्णय था। क्यों था? क्योंकि दिल्ली उत्तरी पश्चिमी सीमा पर था, उत्तरी पश्चिमी सीमा पर था और देवगिरी भारत के मध्य में था। तो भारत के मध्य में हो तो कोई भी आक्रांता हो, जैसे मंगोलिया, अगर कोई भी आक्रांता जो भारत पर सीधा अटैक करेगा वो अटैक सीधा नहीं होगा, यानी बीच में रहेगा, तो राजधानी सुरक्षित रहेगी, तो खतरा थोड़ा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नीति बहुत अच्छी थी। अब ये नीति बना ली 1327 में कि मुझे राजधानी परिवर्तन करना है, लेकिन बात यही थी कि उसने इस राजधानी का नाम कुव्वतुल इस्लाम देवगिरी का रख दिया और कि मैं राजधानी बदल रहा हूँ। लेकिन राजधानी बदलने का तरीका तो ये होता है कि ये राज परिवार सहित वहाँ चला जाता और वहाँ से शासन शुरू कर देता। इसने कहा कि दिल्ली का हर व्यक्ति, हर आदमी और यहाँ का, यहाँ तक कुत्ता बिल्ली भी मेरे साथ जाएगा। सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगवा दिए। सड़क के किनारे जो आज के होटल कहते हैं, या आप ये कह सकते हो कि
उस समय सत्र खुलवा दिए, भोजन की व्यवस्था कर दी। अब ये बताओ कि राजा आज पेड़ लगा रहा है, आज ही राजधानी बदल के सड़क के किनारे, तो उसका तुक क्या है? तो इस आदमी की नीति अच्छी थी, इसकी सोच अच्छी थी, और इसका ये विचार भी अच्छा था कि मध्य में राजधानी अगर सुरक्षित है तो कोई विदेशी से हम जल्दी वश में नहीं आते। लेकिन तरीका देखिए, कुत्ता भी जाएगा, बिल्ली भी जाएगा, हर दिल्ली का प्राणी जाएगा, सद्रालय खोल दिए गए, धन का अपव्यय कर दिया गया। ये नीति इसकी बिल्कुल गलत रही। एक अपंग आदमी मिला तो उसको तो कहा घसीट के ले जाओ, और एक अंधा मिला बोलो इसकी हत्या कर दो। तो ये तरीका एक सुल्तान के लिए शोभा नहीं देता। इसलिए इस राजधानी को परिवर्तन करना विद्वत्ता का उदाहरण है, लेकिन तरीका अपनाना एक पागल से बेहतर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए यहाँ पर भी असफल हो गया। तीसरे नंबर पर इसने चलाई सांकेकित मुद्रा। ये जो सांकेकित मुद्रा क्या है? देखो, पहले दो ही चीजों के सिक्के चलते थे, सोने व चांदी। ये दो के सिक्के थे। ऐसे तो कनिष्क के काल में भी तांबे के सिक्के थे। अब हर आदमी की पहुंच में सोना भी नहीं था, चांदी भी नहीं थी। तो इसने सोचा कि व्यापारिक लेन देन सरल कैसे हो, तो तांबे के सिक्के चलवाई। और तांबे के सिक्के चलाने के पीछे उद्देश्य था कि एक तो व्यापार की सुगमता हो जाए, और एक कोई भी जो भारतवर्ष की आवागमनीय या व्यापारिक या लेन देन का जो तरीका है, विनिमय का साधन पैसा हो जाए। सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन इसको कम से कम ये योजना बनाने से पहले ये करना चाहिए था, सिक्के कैसे होंगे, उसके मात्रक क्या होंगे, उसके मापदंड क्या होंगे, वो सिक्के कहाँ बनाए जाएंगे। इसने कुछ नहीं कहा। लोगों के घरों में तांबे के बर्तन थे, तोड़ तोड़ के सिक्के बना लिए। तो उसका निर्धारण सही नहीं कर पाए। सांकेतिक मुद्रा सही है, लेकिन निर्धारण सही न कर पाना। कहते हैं कि हिंदुओं के घर में तांबे का पवित्र स्थान होता है, तो हिंदुओं के घर में तांबे के बर्तन थे, उसके सिक्के बनने गए। आज हमारे घर पर हम नोट बनाने लग जाए तो क्या देश चल पाएगा? तो ऐसा होने के कारण इसकी योजना असफल हो गई। योजना विद्वत्ता थी, लेकिन संचालन उसका गलत था। इसलिए ये पागल से बेहतर इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। अगली चीज, इसने एक योजना बनाई खुरासान विजय। खुरासान के शासन तर्मासीरीन थे, यानी कि एक योजना बनाई थी खुरासान, और यहाँ के राजा थे तर्मासीरीन नाम के जो राजा थे। तो खुरासान को विजित करना एक भारत के लिए बहुत बड़ा सौपन था। इसने योजना बनाई कि हम जीतेंगे, बहुत अच्छी योजना थी। लेकिन इसने क्या किया, जीतने के लिए सेना में अग्रिम भर्ती कर ली। जैसे आपको 20,000 सैनिक चाहिए, इसने 1 लाख सैनिक भर्ती कर ली। उन सभी सैनिकों को अग्रिम वेतन दे दिया कि 12 महीने का अग्रिम वेतन ले लो। तो 12 महीने का उन्होंने अग्रिम वेतन दे दिया। उसके बाद अभियान का न उचित समय, कब अभियान करेंगे, क्या वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, सेना उस परिस्थितियों में ढल पाएगी कि नहीं ढल पाएगी, कोई निर्णय नहीं किया। इस कारण इसका एक सेना का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया, एक इसका धन का अपव्यय हो गया, और ये योजना को सही ढंग से नहीं चला पाया। युद्ध विजय योजना विद्वत्ता का प्रमाण है, लेकिन सैनिकों को अग्रिम वेतन देना, अधिक सैनिक भर्ती करना, समय की मौका न देखना, वहाँ की परिस्थितियों का अध्ययन न करना, सिवाय पागल से कुछ नहीं था। कि ये भी कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक अफ्रीका के यात्री आए थे, और उस अफ्रीका के यात्री का नाम था इब्न बतूता था। क्या था उसका नाम? इब्न बतूता। और उसने रिहला नामक पुस्तक की रचना की थी। तो रिहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने लिखी थी। इसके काल के अंतर्गत अनेक कई नए राज्य भी बने थे, और उस नए राज्य थे उसमें विजयनगर 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था। दूसरा मदुरा राज्य स्थापित हुआ। तीसरा जो बंगाल स्वतंत्र राज सत्ता इसके काल में विकसित हो गई थी। चौथा 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हो चुकी थी। तो विजयनगर राज्य नया बना, मदुरा बना, बंगाल स्वतंत्र हो गया, और बहमनी राज्य स्वतंत्र राज्य बन गया था। तो ये एक बात पर आती है कि भाई यहाँ पर अनेक नए राज्यों के रूप में भी इनके काल में जो विकसित हुए थे, या राज्य की स्थापना इसके काल के अंतर्गत की गई थी। फिर दूसरी बात यहाँ पर आती है कि इसके उत्तराधिकारी 1351 ईस्वी के अंतर्गत जब इसकी मौत हुई थी। कब हुई थी? 1351 ईस्वी में इसकी मौत हुई। जब इसकी मौत हुई तो थट्टा अभियान पर था। ये कहाँ था भाई? थट्टा अभियान के दौरान इसकी क्या हो गई? मौत हो गई। इसकी मौत पर एक कथन बहुत प्रसिद्ध चला था, जनता को राजा से, राजा को जनता से मुक्ति मिल गई। जनता भी इससे दुखी थी, ये भी जनता से दुखी था। तो राजा को जनता से, राजा को जनता से, और जनता को राजा से मुक्ति मिल गई। ऐसी उक्तियाँ प्रसिद्ध हुई थी।
इसका उत्तराधिकारी शासक बना था जिसका नाम था फिरोज तुगलक। इसका उत्तराधिकारी शासक कौन बना? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। कितनी बार? 2 बार राज्याभिषेक हुआ। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक तो जब ठट्टा अभियान पर था तो उस समय औपचारिक राज्याभिषेक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक का समाचार मिलते ही, और उसके बाद में दूसरा राज्याभिषेक इसको विधिवत इसने करवाया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक का छोटा भाई था, ये उसका पुत्र नहीं था बल्कि ये क्या था? छोटा भाई था। कहा जाता है कि इसने अपने आप को खलीफा या नायक बताया, यानी शासन के अंतर्गत फिरोज तुगलक ने अपने आप को क्या बताया? खलीफा बताया, या अपने आप को नायक के नाम से संबोधित किया है। खलीफा या नायक के रूप में विभूषित इनके द्वारा किया गया। फिरोज तुगलक ने अपने शासन काल में जो 23 प्रकार के कर थे, यानी फिरोज तुगलक के शासनकाल से पहले, या आप ये कह सकते हो कि मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक के समय 24 प्रकार के कर लिए जाते थे। तो या 23, 24 दोनों संख्या आ रही है, कई जगह 24 आ रहे हैं, कई जगह, लेकिन सर्वमान्य तथ्य 23 है। 23 प्रकार के कर लिए जाते थे, उन सभी को खत्म कर दिया। खत्म करके फिरोज तुगलक ने केवल 4 कर रखे। कितने कर रखे? 4 प्रकार के कर रखे, बाकी सभी कर क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। पहला कर इसने लागू रखा खराज, और खराज को आप कहते हैं लगान। खराज को आप क्या कहते हैं? लगान कहते हैं। खराज को होता है भूमि कर होता है। दूसरा कर इसने लागू किया जिस कर का नाम था जजिया। ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला, मुस्लिमों से लिया जाने वाला। आप 2 शब्द कह सकते हो, इसको हिंदू भी शब्द प्रयोग कर सकते हो, या आप कर सकते हो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। एक बात ये भी लिख सकते हो। दूसरे नंबर की बात ये थी कि इसने तीसरा कर लागू किया जकात। जकात था मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। किससे लिया जाने वाला? मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, वो था जकात, जिसका नाम जकात था। और चौथा और अंतिम कर इसने लागू रखा खम्स, यानी युद्ध भूमि से जो लूट कर लाते थे, युद्ध भूमि से जो लूट कर लाते थे, वो लूट कर लाते थे, उस पर भी टैक्स लगता था। तो युद्ध भूमि से लूट कर लाए गए करों पर जो कर लगता था उसको खम्स के नाम से जानते हैं। इन्होंने सिंचाई पर अलग से भी कर लगाया था, और सिंचाई पर अलग से कर लगाया जिसका नाम हक सर्ब था। क्योंकि लगाया? क्योंकि ये पहला शासक था जिसने अपने जीवन काल में 5 नहरों का निर्माण करवाया था। ये पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने अपने जीवन काल में 5 नहरों का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था, या 5 नहरें इनके द्वारा बनवाई गई थी। दूसरी बात यहाँ पर आती है, फिरोज तुगलक ने अपने जीवन काल में 5 बड़े शहर बसाए थे। जीवन काल में 5 बड़े शहर बसाए। 5 बड़े शहर बसाए। किसने बसाए थे भाई? फिरोज तुगलक ने। तो फिरोज तुगलक ने अपने जीवन काल में 5 शहरों की स्थापना की। पहला जो था वो था फिरोजाबाद, जो था जिसके अंतर्गत आपका दिल्ली के नज़दीक फिरोज शाह कोटला मैदान बना हुआ है, जो अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, उनकी मृत्यु के बाद इसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया था। तो यहाँ पर एक फिरोजाबाद नामक स्थल की स्थापना की थी। एक हरियाणा के अंतर्गत जगह जिसका नाम है हिसार। एक जौनपुर, जो यानी जिसको राजाओं का शिकारगाह कहा जाता है, तो इस जौनपुर की स्थापना उनके द्वारा की गई। एक फतेहाबाद, जो वर्तमान समय के अंतर्गत हरियाणा का जिला है, जिसकी राजस्थान से सबसे कम सीमा लगती है फतेहाबाद, सबसे ज़्यादा सिरसा की लगती है। तो ये फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, ये जो इलाके जो थे वो उन्होंने नगर यहाँ पर बसाए थे। इनकी स्थापना उनके द्वारा की गई थी। फिर दूसरी बात यह है कि फिरोज तुगलक, मैंने अभी यहाँ पर लिखा कि 5 बड़े शहर उन्होंने बसाए थे। तो इसमें फिरोजाबाद आ गया, हिसार आ गया, जौनपुर आ गया, फतेहाबाद, और एक मैंने जो बताया फिरोज शाह कोटला जो मैदान, उसमें जो आज बस्ती विकसित हो रही है, ये भी उनके द्वारा स्थापित थी। फिर अगली चीज के अंतर्गत आता है कि ये पहला शासक था जिसने अपने राज्य की आय का ब्यौरा था वो प्रमाणित करवाया। जैसे हमारे आज वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, उसके अंतर्गत पूरी साल का ब्यौरा प्रमाणित करते हैं, कहाँ पर क्या खर्चा होगा। तो पहला शासक था जो अपनी जो आय थी उस आय का
प्रमाणीकरण दिया था, प्रमाणीकरण दिया था या प्रमाणीकरण का ब्यौरा प्रस्तुत किया था। किसने? फिरोज तुगलक ने किया था। इन्होंने वर्तमान समय में जैसे हमारे श्रीमान अशोक गहलोत जी हैं, नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं, तो इन्होंने वृद्धावस्था के लिए पेंशन चला रखी है, हज़ार रुपये आते हैं शायद अब। तो ये पेंशन जो चला रखी है, ये फिरोज तुगलक था, उसने भी उस समय पेंशन विभाग बनाया था जिसका नाम रखा था दीवान ए इंतिकाक नाम था, दीवान ए इतिहाक ये विभाग है। ये कुछ अरबी शब्द है। कल भी मेरे एक मित्र की केबुनाथ पर एक कंप्लेन आई थी कि सर ये केबुनाथ नहीं केबुर या केमुनाथ है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये कुछ फारसी शब्द हैं जो मिलते जुलते रहते हैं, कुछ शब्द के उच्चारण में ऐसी शब्दावली का प्रयोग हो जाता है। तो दीवान इतिहाक विभाग का इन्होंने क्या किया था? गठन किया था। इसने एक और विभाग बनाया जिस विभाग का नाम था दीवान ए खैरात। कौन सा विभाग था? दीवान ए खैरात। इसको कौन सा विभाग कहा जाता है? दान विभाग कहा जाता है। यानी ये विभाग उसने मुस्लिम महिलाओं और विधवा एवं लड़कियों के लिए बनाया था, लेकिन ये हिंदुओं के लिए नहीं था। जो मुस्लिम विधवा थी, मुस्लिम लड़की थी, या आप ये कह सकते हो कि मुस्लिम महिला थी, उन महिलाओं को विशेष सुविधा देने के लिए, जैसे आज अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए जो समाज कल्याण विभाग होता है, उस तरीके का एक विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक दासों का प्रेमी था भाई, पहला शासक था जिसने दासों का क्या किया? दासों का संरक्षण किया था। इसके दरबार में 1,80,000 दास रहा करते थे। कितने? 1,80,000 दास इसके दरबार में रहा करते थे। इन्होंने दासों के संरक्षण के लिए एक विभाग भी बनाया। क्या बनाया इसने? एक विभाग बनाया, और उस विभाग का नाम रखा गया दीवान ए बंदगान रखा गया। क्या रखा गया? दीवान ए बंदगान के नाम से उसका नाम रखा गया था। कहा जाता है इसने मेरठ के 2 स्तंभ दिल्ली में बनवाए थे, यानी 2 स्तंभ थे मेरठ के अंतर्गत अशोक के, तो उस मेरठ से उन दोनों स्तंभों को लेकर। स्तंभ क्या होता है? पहले के टाइम में जो पत्थर या मिट्टी की कठोर सतह पर लिखे हुए जो स्तंभ के रूप में जो आलेख होते थे उसको स्तंभ कहते थे। जैसे सारनाथ का स्तंभ हमारा आज राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है, उस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, आज हमारी करेंसी पर वो स्तंभ है। उसी तरीके से 2 मेरठ के स्तंभ थे, उसको ये दिल्ली लेके आया था। और एक अशोक का खिजराबाद यानी टोपरा क्षेत्र आप कह सकते हो, खिजराबाद वैसे चित्तौड़गढ़ का पुराना नाम है, तो वहाँ पर एक अभिलेख था, उसको भी ये कहाँ लेकर आया था? ये दिल्ली लेकर आया था, या दिल्ली लाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया था कि आयुर्वेद के क्षेत्र में भी विशेष योगदान दिया कि लोग स्वस्थ रहें, इसलिए लोगों की स्वस्थता को ध्यान में रखते हुए इसने एक अस्पताल खोला था, उसका नाम था दारुल सफ़ा। यानी उसने एक अस्पताल खोला, दारुल सफ़ा नाम का अस्पताल खोला था। और ये दारुल सफ़ा नाम का अस्पताल था, ये एक खैराती अस्पताल था, एक राजकीय अस्पताल था जिसमें आप दवाइयाँ ले सकते हो, दवाइयाँ निःशुल्क मिलती थी यहाँ पर। इन्होंने अपने जीवन काल में खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा बनाया। किसका? खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा बनवाया था। ये खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा किसने बनवाया? फिरोज तुगलक ने। ये तेलंगानी का मकबरा इतना सुंदर है कि इसकी तुलना किससे की जाती है? तुलना जेरूशलेम की जो एक मस्जिद है, उमर मस्जिद, उससे की जाती है। तो खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा किसने बनवाया था? फिरोज तुगलक ने बनवाया था। इसकी तुलना किससे की जाती है? जेरूशलेम की उमर मस्जिद से की जाती है, इसकी तुलना की जाती है उससे। नगरकोट के अभियान के दौरान इसने एक मंदिर तोड़ा, गलत काम किया था, ज्वालामुखी मंदिर तोड़ा था इसने। ये बहुत ही घटिया बात थी, इसकी अच्छी बात नहीं थी। उस मंदिर को तोड़ दिया था इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, ये भी इसकी गलत बात थी। इसको सल्तनत काल का अकबर कहा, एलिफेसेंट इतिहासकार ने इसको सल्तनत काल का क्या कहा भाई? अकबर कहा जाता है। ये कंपटीशन की कुछ चीज़ें हैं, लेकिन देखो पढ़ाई जब होती है, कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है तो अच्छी पढ़ाई उसमें और अच्छा बताएं ताकि आपके जीवन में वो काम आएगा, ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर इसके साथ इस वंश का क्या हो गया था? अंत हो गया था। लेकिन इसके स्थान पर एक नया वंश बना था जिसका नाम था सईद वंश। मोहम्मद फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारियों के काल में क्या हुआ था कि यहाँ पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, और तैमूर लंग ने आक्रमण किया था जो 1398 ईस्वी में।
और तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था 1398 ईस्वी के अंतर्गत, तो उस तैमूर लंग का सेनापति था और उस सेनापति का नाम खिज्र खां था। सेनापति का नाम क्या भाई? खिज्र खां। और इस खिज्र खां ने एक नए वंश की स्थापना की थी। वो वंश कौन सा था? सैद वंश था। कौन सा वंश था? सैद वंश। सैद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खां। खिज्र खां किसका सेनापति था? तैमूर लंग का। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398। तैमूर लंग ने किस किले को जीता था? भटनेर का किला था जो हनुमानगढ़ में है, उसे भटनेर का किला था, उसको जीता था इसने। वहाँ के राजा दूलचंद्र हुआ करते थे। और फिर ये तैमूर लंग तो चला गया। इस तैमूर लंग ने अपना राज्य किसको सौंप दिया? खिज्र खां ने। और इस खिज्र खां ने 1414 ईस्वी के अंतर्गत एक नया वंश स्थापित किया था और वो वंश क्या कहलाया था? सैद वंश कहलाया था। सैद वंश की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और सैद वंश की स्थापना करने के बाद खिज्र खां ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था रेत उल दौला। तो रेयत जो एद आला भी कह सकते हो, दौला भी कह सकते हो, आला, ये शब्द है भाई फारसी, आला और दौला। तो रेत आला की उपाधि से अपने आप को विभूषित किया गया था। इन्होंने पंजाब, लाहौर, मुल्तान कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। इनका उत्तराधिकारी जो बना था, वो उत्तराधिकारी कौन बना था? मुबारक शाह बना था। तो इसके उत्तराधिकारी कौन बने? उत्तराधिकारी के अंतर्गत बने थे मुबारक शाह। इसने एक नगर बसाया था जिसका नाम था मुबारकाबाद। नगर की स्थापना की। ये जो मुबारक शाह थे, इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था मुबारक शाही। कौन सी पुस्तक है भाई? मुबारक शाही पुस्तक लिखी। मुबारक शाही पुस्तक के लेखक कौन थे? यहा बिन अहमद। यहा बिन अहमद नाम के व्यक्ति हैं जो इन्होंने पुस्तक लिखी और उसका नाम था मुबारक शाही नामक पुस्तक थी। मुबारकाबाद नामक एक नगर की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। इसके बाद उत्तराधिकारी बने महमूद शाह। महमूद शाह नामक व्यक्ति उत्तराधिकारी बने। ऐसा कहा जाता है कि मालवा के शासक महमूद खिलजी ने इसको हराया था। मालवा के शासक कौन थे? महमूद खिलजी। उस महमूद खिलजी ने इससे महमूद शाह को हराया था। मालवा के शासक थे और मालवा के शासक का नाम था महमूद खिलजी। उस खिलजी नामक राजा ने इसको हराया था। कहा जाता है इसके बाद में उत्तराधिकारी बने थे आलम शाह। आलम शाह नामक व्यक्ति थे, वो बड़े मस्त आदमी थे। कहते हैं कि सूर्यास्त आलम शाह मस्त। इन्होंने राज्य शासन किया 1445 से 1451 ईस्वी तक। इनके समय राजधानी जो दिल्ली थी उसको यहाँ से हटाकर वो बदायूं ले गए थे। आलम शाह के सेनापति जो हुआ करते थे उसका नाम बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी था। इन्होंने जब आलम शाह थे वो तो बदायूं चले गए और दिल्ली का सारा शासन जो था, दिल्ली का सारा शासन जो था वो किसको देकर चले गए? बहलोल लोदी को चले गए थे। उस समय एक बहुत बड़ी उक्ति प्रसिद्ध हो गई थी, देखो रे हालत आलम की दिल्ली से पालम की। देखो रे हालत आलम की दिल्ली से पालम की, ऐसी दशा हो गई थी। उस समय बहलोल लोदी जो थे उन्होंने एक नए वंश की स्थापना की थी 1451 ईस्वी से, और उसको इतिहास में क्या कहा गया? लोदी वंश। लोदी वंश का शासन कहाँ से कहाँ तक रहा? 1451 से लेकर 1526 तक, पानीपत के प्रथम युद्ध तक लोदी वंश रहा। छोटा आपकी किताब में कल ये भी बता देंगे और आपके मुगल कालीन इतिहास को शुरू करेंगे। तो मेरे बच्चों, आपका तीसरा टॉपिक पूरा हो गया सेकंड पार्ट का। धीरे धीरे चलेंगे। कहते हैं ना, धीरे धीरे मना रही, धीरे धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। तो आपको पूरी डिटेल पढ़नी है, पूरे घर पे नोट्स बनाने हैं। तो ये तो हमारा टॉपिक की बातें थी। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ सभी जुड़े हुए छात्र छात्राओं को ये क्लासें बहुत अच्छी पसंद आ रही। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सभी उस बच्चों के पढ़ने वाले सभी संस्थाओं के बच्चों को इनके बारे में बताएंगे ताकि सभी का फायदा हो और सभी का कल्याण हो। इसी के साथ में ये आज की ऑनलाइन क्लास है, ये बच्चों यहाँ तक होगी। कल हम नए टॉपिक पर लोधी वंश और मुगलों के बारे में हम बातें करेंगे। और आप स्वस्थ रहें, परिवार के साथ रहें, माता पिता का आदर सत्कार और सम्मान करें और अपने परिवार के साथ रहकर इन सभी क्लासों को या स्वयं की स्टडी के द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।